हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 39वीं क्लास होगी। 39वीं क्लास में आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक होगा आज हमारा भारत में खनिज उद्योग एवं परिवहन। खनिज उद्योग एवं परिवहन से संबंधित जो हमारी टेस्ट सीरीज में आप लोगों के 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 में से आज हम यहाँ पे 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो मुझे आप सभी लोग जरूर जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी आवाज़ सही तरीके से सुनाई दे रही है या नहीं। उसके बाद ही हम क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोगों तक मेरी आवाज़ सही से पहुंच पा रही है। अगर आप लोगों तक मेरी आवाज़ सही से पहुंच पा रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे और ये क्लास अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप अपने दोस्तों में शेयर करोगे तभी जाके यहाँ पे क्लास में संख्या बढ़ेगी। हम चाहते हैं क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके पास पहुँचे। तो क्लास आज की हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक तो आपको पता ही है, टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार पीएससी में आपके इससे क्वेश्चन आते भी है। टॉपिक में आज हमारा टॉपिक होगा खनिज उद्योग एवं परिवहन। खनिज उद्योग एवं परिवहन से संबंधित हम 39 क्वेश्चनों 39वीं जो टेस्ट सीरीज है हमारी, उसके हम 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है। ये जो टेस्ट सीरीज है, अगर आपको ज्वाइन करना, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए। आप वहां पर जाकर आप हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज में आपके टोटल 101 सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, 24 आपकी इसके अंदर एफएलटी होगी, 125 टोटल टेस्ट आपको देने को मिलेंगे। 7,500 एमसीक्यूज के आप पेपर तक प्रैक्टिस कर पाओगे। ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बाई लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के लोग आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। सभी क्वेश्चन के आपको इसमें सॉल्यूशन मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपये में प्राप्त होगी। एग्जाम गुरुजी ऐप पर हमारे नोट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपको अगर हमारे नोट्स परचेज करने हैं तो जो आपको लोगों को हमारे नोट्स प्राप्त होंगे वो होंगे 999 रुपये में। 999 रुपये में आप अगर हमारे नोट्स परचेज करते हो 2020 के प्री के लिए, तो ये जो टेस्ट सीरीज है आपको 399 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। नोट्स परचेज करने पर आप लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट है। हमारे टॉपर जो टेस्ट सीरीज में डेली अच्छा प्रदर्शन करते हैं हम उनका नाम बताते हैं। इनका नाम बताना एकमात्र उद्देश्य है। जितने भी लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं सभी लोग टाइम टू टाइम टेस्ट देते रहें ताकि आप अपना मूल्यांकन अच्छे से कर पाए। फर्स्ट टॉपर है सीमा जी, इन्होंने 40 क्वेश्चन ठीक किए। सेकंड टॉपर है प्रशांत कुमार वाजपेयी जी, इन्होंने 38 क्वेश्चन ठीक किए। थर्ड रैंक पे पवन प्रजापति जी, इन्होंने भी 38 क्वेश्चन ठीक किए। फोर्थ रैंक पे आपके राहुल शर्मा जी, इन्होंने 36 क्वेश्चन ठीक किए। फिफ्थ रैंक पे आपके अदिति अग्रवाल जी, इन्होंने भी 38 क्वेश्चन ठीक किए। इन पांचों टॉपर्स को हमारी एग्जाम गुरुजी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि खनिज उद्योग एवं परिवहन से संबंधित हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है। आपको ये बताना है कि जो वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत में सबसे ज्यादा कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन निम्न में से कौन करता है। गुजरात, असम करता है, गुजरात करता है, या अपतटीय मुंबई हाई करता है, या तटीय तमिलनाडु करता है। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि कौन और कहां पर सबसे ज्यादा आपका वर्तमान समय में कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों का हमारे यहाँ पे उत्पादन होता है। अगर हम हमारे यहाँ पे कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों का जो भंडार देखें तो जो भारत का तटवर्तीय क्षेत्र है उस तटवर्तीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, आपके पेट्रोलियम के भंडार। ये जो आप तटवर्ती एरिया देखते हो, क्योंकि आप जानते हो इधर वाला पूरा के पूरा जो एरिया है वो कौन सा आपका समुद्र वाला एरिया है, क्योंकि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आपके इधर में लगते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो आप यहाँ पे पढ़ते हो बॉम्बे, यहाँ पे आपका आता है मुंबई के पास ही आपका क्या, बॉम्बे हाई। ये जो बॉम्बे हाई है वर्तमान समय में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का क्या करता है, आपका उत्पादन करता है। कहाँ पे होता है आपका, तो जो अपतटीय क्षेत्र होता है, ये आपका अपतटीय क्षेत्र है। यहाँ पर ही आपका किसका उत्पादन होता है, तो यहीं पर आपका सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम का क्या होता है, आपका उत्पादन। तो सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम का जो उत्पादन करता है वो करता है अपतटीय मुंबई हाई। पहले जो होता था वो, क्योंकि सबसे पहला अगर हम देखें तो सबसे पहला भारत में जो तेल का कुआं खोदा गया था वो डिगबोई असम में खोदा गया है, लेकिन अब डिगबोई असम नहीं है। वर्तमान में आपका कौन सा होगा, तो वर्तमान में जो होगा वो होगा आपका क्या, अपतटीय मुंबई हाई। अगर आप यहाँ पे भी मैप में देखोगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो आप मुंबई देखते हो यहाँ पर आपका अपतटीय मुंबई हाई है। यहीं पर आपका सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, आपका पेट्रोलियम का उत्पादन।
अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। आपको ये बताना है कि सबसे पहला तेल शोधक कारखाना भारत में कहाँ पर स्थापित हुआ था? बरौनी में, विशाखापट्टनम में, डिगबोई में या मुंबई में? तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि भारत की पहली तेल परिष्करणशाला या तेल शोधन जो आपकी रिफाइनरी होती है वो सबसे पहले हमने कहाँ पर स्थापित की थी, उस स्थान के बारे में आपको बताना है। बरौनी में, विशाखापट्टनम में, डिगबोई में या मुंबई में? अगर हम देखें कि भारत की सबसे पहली तेल शोधक कारखाना तो 19वीं सदी का जो समय था, 19वीं सदी में भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की खोज हुई और सबसे पहले जो पेट्रोलियम पदार्थों की खोज हुई थी वो की गई थी आपके कहाँ पे? डिगबोई असम में। जब डिगबोई असम में पेट्रोलियम का पहला कुआं यहाँ पे खोदा गया, जब यहाँ पे पहला कुआं खोदा गया तो उसके बाद उस कुएं से आपका तेल निकलना प्रारंभ हुआ। उस तेल के परिष्करण या शोधन के लिए हमने सबसे पहली तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1901 में कहाँ पे की थी? आपके डिगबोई असम में। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहला तेल शोधक कारखाने का नाम क्या है, तो भारत के पहले तेल शोधक कारखाने का जो नाम है वो है आपका डिगबोई असम। कब खोदा गया था आपका इसका कुआं? तो ये खोदा गया था आपका कब? 1901 में। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें। आप अगर पीएससी 2015 का प्री दिया हो तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी था कि तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, बिहार का है या उड़ीसा का है? ये तलचर जो है बहुत प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है आपका। और ये पीएससी कब का क्वेश्चन है आपका? तो ये जो पीएससी आपने 2015 का प्री दिया होगा तो पीएससी 2015 के प्री में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो तालचेर या तलचर जो है प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है? यहाँ पे अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है। तो जो तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है, बिहार में आता है या उड़ीसा में? अगर हम तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र के बारे में देखें तो ये जो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है कहाँ पे आपका? तो यह आपका कहाँ पे? उड़ीसा में। तो जो आपसे पूछा जाए कि तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कौन से राज्य में है, उस राज्य का नाम होगा आपका क्या? उड़ीसा। तो यहाँ पे याद रखिएगा जिन लोगों ने इसका आंसर उड़ीसा लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो मुझे जल्दी कमेंट करके बताइए सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं। अगर हम देखें कि जो सिलिकॉन वैली है ये यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा आईटी क्षेत्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर वगैरह सबसे ज्यादा बनते हैं वो बनते हैं आपके उसी क्षेत्र के अंदर। और जो सिलिकॉन वैली आती है उसी का नाम है या उसी शहर को हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। तो जल्दी कमेंट का ऐसा कौन सा शहर है जिसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं? देहरादून, बंगलुरु, हैदराबाद या श्रीनगर? तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारत का कौन सा क्षेत्र सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम भारत के पहले शहर सिलिकॉन वैली जो कि सबसे ज्यादा आपका आईटी सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है, उस शहर का नाम है आपका कौन सा? बंगलुरु। ध्यान रखिएगा बंगलुरु। यहीं पर पे आपका एक और जो आप पढ़ते हो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका एक संस्थान है इसरो। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर आता? तो ये भी कहाँ पे आता? आपका बंगलुरु में। तो भारत में सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? तो भारत में जो सिलिकॉन वैली बोला जाता है वो किसे बोला जाता है आपका? तो वो बोला जाता है आपके किसे? बंगलुरु को। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? बेंगलुरु, जो कि कहाँ पे आता है आपका? उस राज्य का नाम भी आपको पता होना चाहिए जो आपका कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है उसका नाम भी आपका क्या? बेंगलुरु। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बेंगलुरु दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना किस चीज का बढ़ावा देना है? निजीकरण नीति का, वैश्वीकरण नीति का, उदारीकरण नीति का, उपरोक्त सभी नीतियों का? आपने एलपीजी मॉडल का नाम सुना होगा। वैसे तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है लेकिन आपको पता है जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका उद्योग। उस उद्योग से संबंधित भी आज हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो उद्योग से संबंधित ही वैसे इस क्वेश्चन को मानते हैं। आप जानते हो भारत की 2 औद्योगिक नीति हमने लागू की। एक औद्योगिक नीति आपकी अप्रैल 1948 में लागू हुई थी। पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी? आपकी अप्रैल 1948 में। जब हमने अप्रैल 1948 में पहली औद्योगिक नीति लागू की थी तो भारत ने जो अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, विकास की यात्रा, जब हमने मॉडल अपनाया था वो कौन सा मॉडल अपनाया था? हमने विकास का मॉडल अपनाया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। जब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया तो हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो उद्योग थे वो सार्वजनिक क्षेत्र के थे। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है कि अधिकांशतः जो उद्योग हुआ करते थे वहां किसके हुआ करते थे? आपके सरकार के। लेकिन हुआ क्या, 1991 के दशक तक आते आते सरकार के ये जो उद्योग थे ये उद्योग घाटे में चलने लगे। सरकार ने जितने भी उद्योग, क्योंकि सारे अधिकांशतः सेक्टर किसके हाथ में थे? सरकार के हाथ में।
कुछ ही सेक्टर किसके हाथ में थे, तो कुछ ही सेक्टर थे आपके निजी क्षेत्र के हाथ में, और निजी क्षेत्र पर भी इतनी सारी पाबंदियां थी कि आपने लाइसेंस मॉडल का नाम सुना होगा कि निजी उद्योग अगर खोलना चाहते थे तो लाइसेंस लेना पड़ता था, उस लाइसेंस को रिन्यू कराओ, और जो उत्पादन था उसका भी कोटा निर्धारित था। तो ये सारी प्रक्रियाएं थी। तो बाद में क्या हुआ, ये उद्योग आपके घाटे में चलने लगे। बाद में क्या हुआ, 1991 के दशक में आते आते हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ गई। जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति आई तो हमारे पास पैसा, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था, वो 8 से 10 दिन के लिए खाली बचा था। हमने विश्व बैंक और आईएमएफ से ऋण मांगा था, और जब आईएमएफ ने ऋण दिया था तो हमें कुछ शर्तों में सुधार के साथ दिया था। फिर हमने हमारे उद्योग क्षेत्र में सुधार किया, और हमने जुलाई 1991 में एक नई नीति लागू की। उस नवीन औद्योगिक नीति के तहत हमने जो हमारा एलपीक्यू मॉडल था उसे छोड़ दिया, और हमने यहाँ पे एलपीजी मॉडल को क्या कर लिया, हमने अपना लिया। और एलपीजी मॉडल का मतलब ये होता है आपका निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता है, जब सरकार की कंपनियों का हिस्सा निजी क्षेत्र को दे दे। जब सरकारी कंपनियां जो घाटे में चल रही थी, सरकार ने उन सबको किसे सौंप दिया, निजी क्षेत्र को, कि अब हम ये सेक्टर नहीं संभालेंगे, निजी सेक्टर को देंगे। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया। और उदारीकरण का मतलब क्या है, उदारीकरण का मतलब है नीतियों को हमने सरल किया, क्योंकि पहले बहुत सारे प्रतिबंध हुआ करते थे उद्योग पे, उन सभी प्रतिबंधों को हमने हटाकर फिर क्या अपनाया, उदारीकरण। तो ध्यान रखिएगा, जो एलपीजी मॉडल को हमने अपनाया वो 1991 में अपनाया, तो उपरोक्त सभी नीतियों को इसमें क्या किया गया था, आपका अपनाया गया था। ये आपके मेंस का भी टॉपिक है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तब उसमें भी आपका इसका जिक्र आएगा। अभी बस आप इतना याद रखिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने इन तीनों नीतियों को क्या किया था, आपका अपनाया था। कब अपनाया था, तो जुलाई 1991 की जो नवीन औद्योगिक नीति थी उसमें हमने इसको अपनाया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है। अगर हम भारत के सर्वाधिक तांबा उत्पादक और तांबा भंडारक राज्य की बात करें तो मुझे उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, लेकिन आपको 2 आंसर इसमें देना है। एक तो आपको सबसे ज्यादा तांबा उत्पादक राज्य बताना है कि सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पे है तांबा का, ये दोनों के आंसर आपके अलग अलग होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तांबा भंडारण वाला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो तांबे का भंडार जिस राज्य के अंदर, उस राज्य का नाम है क्या, राजस्थान। लेकिन राजस्थान सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं करता। राजस्थान का जो उत्पादन में स्थान आता वो कौन सा आता, आपका दूसरा। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो हमारा एमपी, मध्य प्रदेश जो हमारा है, आपने पढ़ाई है मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा, जो बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और जो जबलपुर वाला एरिया आता है, ये सर्वाधिक मात्रा में आपका क्या उत्पादन करते हैं, तांबा का। तो भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला राज्य एमपी है। जबकि सर्वाधिक तांबे का भंडार कहाँ पे पाया जाता है, तो सर्वाधिक तांबे का जो भंडार है उस राज्य का नाम है आपका क्या, राजस्थान। तो यहाँ पे आप जरूर याद रखिएगा, अगर आपसे भंडारण के बारे में पूछा जाए तो आपको राजस्थान लगाना है, और उत्पादन के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, एमपी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, एमपी। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन अभी आप देख रहे हो। टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। आपने हमारे नोट्स परचेज किए तो आपको स्पेशल 100 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट है, आप हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपए में परचेज कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, सेल, पीएफसी या एनटीपीसी या कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, क्योंकि आपने पढ़ाई है। अगर हम महारत्न कंपनियों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, कई प्रकार जो आपकी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां होती है उन कंपनियों को आपको दर्जा दिया जाता है। उन्हीं कंपनियों में एक कंपनी आती है आपकी महारत्न। महारत्न के बाद दूसरी जो कंपनी का दर्जा दिया था जो वो होती है आपकी नवरत्न। फिर जो आपका आता है वो आती है आपकी क्या, मिनी रत्न। और इसकी भी 2 श्रेणियां, मिनी रत्न फर्स्ट भी होती है, मिनी रत्न सेकंड भी होती है। अगर हम बात करें महारत्न कंपनियों की तो लगभग 8 से 9 कंपनियों को यहाँ पे महारत्न का दर्जा प्राप्त है। आपका भेल हुआ, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हुआ, भेल के बाद आपका गेल हो गया, गेल के बाद हो गया आपका कौन सा, सेल हो गया, सेल के बाद आपका एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी के बाद आपकी कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, एक आपकी जो नवीन कंपनी जुड़ गई उसका नाम हो गया आपका कौन सा, भारत पेट्रोलियम हो गया, और एक जो संस्था हो गई उसका नाम हो गया आपका ओएनजीसी। ये जो आपकी संस्था है 8 इन कंपनियों को महारत्न कंपनियों का क्या प्राप्त है, आपका दर्जा प्राप्त है। महारत्न कंपनियां मतलब ये बड़ी कंपनियां हैं
इनका जो निवेश है और जो उत्पादन और जो लाभ की सीमा है वो भी ज्यादा बड़ी है, तो इन कंपनियों को महारत्न बोला गया। नवरत्न में कम से कम 16 कंपनियों का यहाँ पे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। तो महारत्न कंपनियों में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्न है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन महारत्न है, कोल इंडिया लिमिटेड भी महारत्न है, लेकिन जो पीएफसी है आपका ये कोई महारत्न कंपनी नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जिन लोगों ने पीएफसी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, ये पीएससी के 2015 के प्री या 2016 के प्री का क्वेश्चन है। ये 2016 में आपसे पूछा था कि जो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों के प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो मणिकर्ण है वो आता है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे आपके गर्म झरनों से लगातार आपकी जल एवं वाष्प निकला करती है, गर्म जल निकला करता है। वो गर्म जल किसका स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा का, बायोमास ऊर्जा का, ताप ऊर्जा का या जल ऊर्जा का। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि किसका आप उसका स्रोत मान। तो ध्यान रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण संयंत्र है ये आपका यहाँ पे गर्म जल निकलता है और उस गर्म जल से आपकी क्या विद्युत बनाने का क्या लगाया गया है यहाँ पे आपका संयंत्र। तो ध्यान रखिएगा, ये भूतापीय ऊर्जा का क्या माना जाता है, आपका स्थान माना जाता है। इस स्थान से भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, आपके उत्पादन, उस जल को निकाला जाता है, जल निकलता है और उसे फिर किसमें आपका एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये किसका है आपका, तो किसका स्रोत है, तो ये आपका किसका स्रोत माना जाता है, आपका भूतापीय ऊर्जा का। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है। दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या नागपुर। आप जानते हो जो खान ब्यूरो है जो आपके खनिज क्षेत्र में उत्खनन करने वाले कंपनी के जो देश स्तर पे और विदेश स्तर पे जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उन्हें प्रशिक्षण करने का कार्य करता है भारतीय खान ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। और जो भारतीय खान ब्यूरो है इसका जो मुख्यालय आता है वो कहाँ पे आता है, आपका नागपुर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो भारत है, भारत में जो भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय होगा वो होगा आपका कहाँ पे, नागपुर में। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन और कहाँ है। आपको ये बताना है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा होगा। नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु या काकरापारा गुजरात। मुझे उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन और कहाँ है। तो जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र होगा उसका नाम होगा आपका कौन सा, तारापुर महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने इसका आंसर तारापुर महाराष्ट्र लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 11 की बात करें, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जो प्रथम जल विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर खोला गया, शिव समुद्रम, दार्जिलिंग, मोहरा या खोपोली। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारत का जो प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में हमने कहाँ की थी, शिव समुद्रम में की थी, दार्जिलिंग में की थी, मोहरा में की थी या खोपली में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमने 130 किलोवाट का एक संयंत्र सबसे पहला लगाया था सन 1897 में, वो लगाया था हमने कहाँ पे, दार्जिलिंग। और ये जो दार्जिलिंग आता है कहाँ पे आता है, आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग जिला है वहाँ पे हमने 130 किलोवाट का क्या लगाया था, आपका संयंत्र। तो ये सबसे पहला आपका जल विद्युत संयंत्र था। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा आपका दार्जिलिंग। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 12, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को पता है, जब आप इतिहास प्रारंभ करते हो तो इतिहास में भी खेतड़ी पढ़ते हो। जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो तो हड़प्पा सभ्यता में आपको पता ही है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कहाँ कहाँ से किस किस चीजों का आयात करते थे, तो कहाँ कहाँ से चीजों को मंगाते थे। उसी में एक स्थान आता है आपका खेतड़ी। जो खेतड़ी आपका ये वैसे कहाँ पे आता है आपका, तो जो खेतड़ी आता है ये कहाँ पे आता है आपका, राजस्थान में। और ये जो राजस्थान का खेतड़ी है, ध्यान रखिएगा, ये किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो ये उत्पादन के लिए जिसके लिए प्रसिद्ध है उसका नाम है आपका क्या, तांबा या कॉपर। तो राजस्थान का जो खेतड़ी वह किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपके किसके उत्पादन के लिए, आपके तांबा के। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हो जो बेलाडीला की खदान आती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी वैसे ये जो खदान है ये आपकी लौह अयस्क की खदान मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो बेलाडीला खदान है ये किसकी खदान है आपकी, तो जो बेलाडीला खदान मानी जाती है किसकी आपकी, तो ये खदान है आपकी किसकी, लौह अयस्क की।
और जो बेलाडीला खदान लौह अयस्क की है ये कहाँ पे आपकी, तो ये आती है आपके कौन से राज्य के अंदर, उस राज्य का नाम है आपका कौन सा, छत्तीसगढ़। ये बेलाडीला इसलिए भी प्रसिद्ध मानी जाती है क्योंकि इस बेलाडीला खदान से जितना भी लोहा निकाला जाता है और उस लोहे की जब सफाई की जाती है तो उसका जितना भी पानी होता है एक नदी में बहा दिया जाता है। उस नदी का नाम है आपका क्या, इंद्रावती नदी। और उस नदी का जो पूरा पानी होता है इसके कारण कैसा हो जाता है आपका, लाल हो जाता है। तो जो बेलाडीला खदान है ये लौह अयस्क की खदान है और कहाँ पे आती है आपकी, तो ये आती है आपके कौन से राज्य के अंदर, उस राज्य का नाम है आपका क्या, छत्तीसगढ़। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज 499 रुपए में परचेज कर सकते हो। अगर आपने हमारे नोट्स परचेज किए तो आप लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे 100 रुपए का डिस्काउंट है, आप हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपए में परचेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। आप जानते हो कि जो केरल है, केरल का जो समुद्री तट है वहां पे भरपूर मात्रा में एक रेडियो एक्टिव खनिज का सर्वाधिक भंडार है। वो कौन सा खनिज है, कैल्शियम, रेडियम, थोरियम या मैग्नीज। तो आपको पता है यूरेनियम होता, थोरियम होता, ये कुछ आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, परमाणु संयंत्र जो होते हैं, जो परमाणु बम वगैरह होता है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि केरल का जो समुद्री तट है वहाँ सबसे ज्यादा कौन से खनिज के भंडार है। तो ध्यान रखिएगा जो सबसे ज्यादा थोरियम के भंडार हमारे भारत में ही है। और भारत में सबसे ज्यादा थोरियम कहाँ पे है, तो भारत में जो सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है आपका, तो सबसे ज्यादा जो आपको थोरियम मिल जाएगा वो कहाँ पे मिलेगा, तो ये थोरियम सबसे ज्यादा मिलेगा आपका कहाँ पे, केरल में। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पर मिलता है, तो सबसे ज्यादा आपका जो झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र है, झारखंड में आपका सर्वाधिक मात्रा में क्या मिल जाएगा आपको, यूरेनियम। तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे अधिक थोरियम कहाँ पे आपका, केरल में। और सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पर है, भारत में। तो सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पे, आपके झारखंड में। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सूती बस उद्योग की पहली मील कहाँ लगाई गई थी। आपको ये बताना है कि भारत में जो सूती बस उद्योग था उसकी पहली मील हमने कहाँ पर लगाई थी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सूती बस उद्योग के बारे में देखें तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा सबसे पहली मील जो लगी थी वो लगी थी आपके 1818 में। लेकिन ये आपकी एक असफल मील थी और ये असफल मील होने के कारण कहाँ पे लगी थी असफल मील, तो वैसे तो सबसे पहली आपकी यही थी, ये लगाई गई थी आपके कहाँ पे, फोर्ट गिलास्टर पश्चिम बंगाल में। जो फोर्ट गिलास्टर आता है ये कहाँ पे आता है आपका, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर सबसे पहली हमने सूती बस उद्योग की क्या लगाई थी, हमने पहली मील लगाई थी। ये आपकी जानते हो पहली मील है लेकिन असफल है। लेकिन अगर हम इसका सफल कारखाने की बात करें तो 1854 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है आपका क्या, कवास जी डाबर। कवास जी डाबर के द्वारा यहाँ पे सबसे पहला सफल कारखाना ये लगाया गया था आपका कहाँ पे, तो कवास जी डाबर के द्वारा कहाँ पे लगाया गया, आपके मुंबई में। आप जानते हो भारत में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो सेक्टर है उस सेक्टर का नाम वस्त्र उद्योग है। और ये जो वस्त्र उद्योग है अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम भारत का मैनचेस्टर और पूर्व भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, और भारत के मैनचेस्टर के बाद भारत पूर्व का बोस्टन। ये ध्यान रखिएगा दोनों जो बोला जाता है, पूर्व का बोस्टन वो बोला जाता है आपको किसको, अहमदाबाद को। तो भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन किसे बोलते हैं हम, आपके अहमदाबाद। लेकिन कई सारी जो बुक होगी उनमें लिखा है भारत का मैनचेस्टर, मुंबई को भी बोला जाता है। अगर हम बात करें उत्तर भारत के मैनचेस्टर की तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर बोला जाता है वो कानपुर को। अगर हम दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो ध्यान रखिएगा जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, आप कमेंट करके बताओगे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हम किसे बोलते हैं। तमिलनाडु का आपका एक शहर है जिसे हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो होगा आपका कौन सा, कानपुर। अब दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपको बताना है कि किसे हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। जल्दी कमेंट करके आप आंसर दीजिए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है। तो यहाँ पे आपसे मैंने सूती बस उद्योग के पहली मील की बात की थी कि सूती बस उद्योग की पहली मील कहाँ पे लगाई गई। तो जो सूती बस उद्योग की पहली मील लगाई गई वो लगाई गई कहाँ पे, आपके फोर्ट गिलास्टर पश्चिम बंगाल में। सबसे पहले मुझे यहाँ पे आंसर दिया है आंचल पालदी जी ने, कोयम्बटूर तमिलनाडु, बिल्कुल सही आंसर है। जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं वो बोलते हैं हम कोयम्बटूर को। ये जो कोयम्बटूर आता है आपका ये कहाँ पे आता है आपका, ये तमिलनाडु में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश का कानपुर, पूर्व का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर वैसे बोला जाता है किसे, आपके अहमदाबाद को। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा पहले असफल कारखाना फोर्ट गिलास्टर पश्चिम बंगाल, पहला सफल कारखाना 1854 में कवास जी डाबर के द्वारा कहाँ पे स्थापित हुआ, आपके मुंबई में।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की पहली मिल कहां पर लगाई गई? जेके नगर पश्चिम बंगाल, कोलकाता फोर्ट गिलास्टर, चेन्नई में या श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में? तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की पहली मिल कहां पर हमने लगाई थी। अगर हम भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की पहली मिल के बारे में देखें कि कहां पे लगाई गई थी एल्यूमिनियम उद्योग की पहली मिल, तो ये ध्यान रखिएगा 1937 का जो समय था, 1937 में जो आपका जेके नगर आता है, जेके नगर पश्चिम बंगाल में आपकी सबसे पहले एल्यूमिनियम उद्योग की पहली मिल लगाई थी। कभी कभी क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी घुमा के पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि भारत का एक ऐसा उद्योग बताइए जिसके उत्पादन में सर्वाधिक विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखिएगा, जो आपका एल्यूमिनियम उद्योग है, जहां पर भी आप एल्यूमिनियम के कारखाने देखोगे वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में विद्युत होना चाहिए। जहां अच्छी मात्रा में विद्युत की आपूर्ति होगी वहीं पर आपके एल्यूमिनियम उद्योग क्या किए जाएंगे, आपके लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ पे लगाया गया? तो ये लगाया गया था 1937 में। कहाँ पे? आपके जेके नगर पश्चिम बंगाल में। और सर्वाधिक विद्युत का उपयोग भी किस उद्योग में होता है? तो जहां पर भी आपका एल्यूमिनियम उद्योग होगा वहां पर विद्युत अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, वहीं पर आपका इस उद्योग को क्या किया जाएगा, आपका लगाया जाएगा। क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? सिंपल से आपका क्वेश्चन है, सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन और भंडारण सिर्फ एक ही राज्य में है जो सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन भी करता है, सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार भी है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन और भंडारण जिस राज्य के अंदर है उस राज्य का नाम है आपका क्या? उड़ीसा। तो सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन और भंडारण कहाँ पे होता है? उस राज्य का नाम है आपका उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोंकण रेल मार्ग से निम्न में से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ये कोंकण रेल मार्ग आप जानते हो 1998 में जब आप भारत का ये एरिया पढ़ते हो, यहाँ से लगा के आप यहाँ पर आपका जो केरल के बाद आपका केरल के बाद कर्नाटक, गोवा और फिर आपका कौन सा? मुंबई। ये जो एरिया है ये ध्यान रखिएगा एक आपकी उससे जुड़ा हुआ बेस है। तो दो ही राज्यों में इस कोंकण रेल परियोजना का विस्तार मिल जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में, लेकिन केरल भी इस राज्य से क्या होता है आपका? लाभान्वित। 1998 में आपकी कोंकण रेल मार्ग परियोजना का क्या किया गया था? आपका प्रारंभ किया गया था। तो इस कोंकण रेल मार्ग परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले राज्य केरल, कर्नाटक, गोवा और कौन सा? आपका मध्य प्रदेश, जो महाराष्ट्र। तो केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र जिस भी आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा तो वो सभी आपका इसका क्या होंगे? आपके सही होंगे। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा आपका क्या? सी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सम्मिलित नहीं है? आपको ये बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, भारत के 4 शहर है आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में जुड़ेंगे। एक जो शहर है उसका नाम है आपका कौन सा? दिल्ली। जुड़ चुके हैं, जुड़ेंगे क्या? दिल्ली के बाद दूसरा जो शहर होगा उस शहर का नाम होगा आपका मुंबई। मुंबई के बाद अगला जो शहर होगा उस शहर का नाम होगा आपका कौन सा? चेन्नई। और चेन्नई के बाद एक जो शहर होगा पूर्व में स्थित है उसका नाम होगा आपका क्या? कोलकाता। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। दिल्ली को जोड़ा गया मुंबई से, मुंबई को जोड़ा गया चेन्नई से, दिल्ली को जोड़ा गया कोलकाता से और कोलकाता से जोड़ा गया किसको? आपको चेन्नई से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक चतुर्भुज आपका यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जुड़ने वाले आपके 4 राज्य हैं, उन चारों राज्यों के नाम 4 शहर हैं। दिल्ली है भारत की राजधानी, मुंबई है महाराष्ट्र का, चेन्नई है तमिलनाडु का, कोलकाता कहाँ का आपका? तो जो कोलकाता है वो कहाँ का? आपका पश्चिम बंगाल का। तो इन चारों शहर को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जोड़ा और पीएससी के 2019 में या 2018 में यही क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का आपका कोई सा भी ऐसा शहर नहीं है जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से आपका जुड़ेगा, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहां पर लगाया गया था? आपको ये बताना है कि जो जलयान निर्माण उद्योग था इसका पहला कारखाना कहां पे लगा था। अगर हम जलयान निर्माण उद्योग के पहले कारखाने की बात करें तो ध्यान रखिएगा, लगभग 1946 के समय में सरकार जो आपका सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का नाम भी याद रखिएगा, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा
सबसे पहला जो जलयान निर्माण का कारखाना लगाया गया था वो लगाया गया था आपका कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। और जो विशाखापट्टनम आता है ये कहाँ पे आता है आपका, आंध्र प्रदेश में। इसी कंपनी के द्वारा 1948 में सबसे पहला जलयान जो बना था उस जलयान का नाम था आपका कौन सा, जलूसा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, सबसे पहला सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी के द्वारा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया सबसे पहला जलयान 1948 में बना आपका जलयूसा। बाद में 1952 के समय में सरकार ने इस कंपनी का क्या कर लिया आपका, अधिग्रहण, सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और या इसका नाम भी फिर बाद में परिवर्तित कर दिया। वर्तमान में इसके कई सारे सेक्टर ऐसे, जैसे कोच्चि सबसे बड़ा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जलयान निर्माण का क्या करता है आपका उत्पादन करता है। फिर एक आपका मझगांव डाव है, ये कहाँ पे आपका, मुंबई में है। एक आपका वास्को डी गामा, ये भी आपका मुंबई गोवा के तट पे आता है। और उसके बाद आपका हुली ड्राफ्टकोट एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में आता है। तो भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ पे लगा था, तो जो प्रथम कारखाना लगा था वो लगा था आपका कहाँ पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपये में प्राप्त होगी। एग्जाम गुरुजी ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हमारे नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 999 रुपये में आपको 12 से 13 बुकलेट 6 से 7 दिन के अंदर आपके घर डिलीवर कर दी जाएगी। अगर आप हमारे नोट्स परचेज किए 2020 के प्री के लिए, आपके लिए स्पेशल यहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट है। आप हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपये में परचेज कर सकते हो। हमारा कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, 300 प्लस वीडियोस मिलेंगे, 150 प्लस यहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पे आप लगभग 1100 या 11,000 एमसीक्यूज की आप पेपर में प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये आपको जो संपूर्ण कोर्स प्राप्त होगा वो 2999 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। आपको ये जो कोर्स मिलेगा ये भी एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिलेगा। इसमें आपको वीडियो मिलेंगे, अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। एमपीपीएससी का जो 2020 का न्यू सिलेबस है उसके अनुसार आपको इसमें वीडियो मिलेंगे। 2999 रुपये में आपको ये प्राप्त होगी। कल के अगर हम हमारे क्लास के बारे में देखें तो कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जनगणना, जनजातीय और पर्यटक स्थल। जनगणना, जनजातीय और पर्यटक स्थल से संबंधित हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें से जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें से हम यहाँ पे 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करोगे ताकि इस क्लास में लोगों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अभी 2 दिन से लोगों की संख्या बहुत कम हो रही है। जहाँ पे आप 130-150 लोग रहते थे, आज वहाँ 40 लोग इस क्लास को देख रहे हैं। तो आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे, इसलिए अपने दोस्तों में इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।